हेलो स्टूडेंट्स, हम इकोनॉमी एमसीक्यूज़ यूपीएससी 2020 के लिए सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है। हमारा पहला एमसीक्यू है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फिजिकल ड्रैग in a situation of fiscal drag tax recipients of the government increases। ये क्या कहना चाह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट कीजिए फिजिकल ड्रैग के बारे में। पहला स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि फिजिकल ड्रैग के थ्रू गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि देयर इज़ ए जनरल डाउन ट्रेड इन द टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ फिजिकल ड्रैग, कि इकोनॉमी के अंदर टोटल डिमांड जो है वो कम हो जाती है फिजिकल ड्रैग के कारण, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि फिजिकल ड्रैग आखिर होता क्या है। फिजिकल ड्रैग का मतलब होता है, आप इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि 18 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, और उससे उसके ऊपर 20% इंटरेस्ट मतलब टैक्स देना पड़ रहा है। तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? लगभग 3.6 लाख। अब सपोज़ कीजिए कि उसकी इनकम बढ़ जाती है और इनकम बढ़ के हो जाती है 20 लैक्स। अब 20 लैक्स के ऊपर उसका टैक्स स्लैब चेंज हो जाता है और उसे 30% टैक्स देना पड़ता है। तो अब उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा? अराउंड 6 लाख रुपए। तो आप एक बात बताइए कि पहले जब वो 18 लाख रुपए कमा रहा था तो उसके पास खर्च करने के लिए कितने पैसे थे? लगभग 14 लाख रुपए उसके पास खर्च करने के लिए थे। लेकिन जब वो 20 लाख रुपए कमा रहा है तो उसके पास खर्च करने के लिए कितने पैसे होंगे? 14 लाख रुपए, और पहले कितने थे? 14 लाख से 40,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करने को मिल रहे थे। यानी यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई है कि उसकी इनकम तो बढ़ गई है लेकिन खर्च करने के लिए उसके पास पैसे कम हो गए हैं। तो अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं, क्या इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा है? हाँ बिल्कुल बढ़ा है। पहले उससे सिर्फ इतने पैसे मिल रहे थे 3.6 लाख रुपीज़ और उसके बाद उसे 6 लाख रुपए मिल रहे, तो गवर्नमेंट का टैक्स तो बढ़ा है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है, क्या टोटल डिमांड जो है इकोनॉमी में कम हो जाती है। अब आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि जब एक व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए पैसे कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो पैसे इकोनॉमी में कम कंट्रीब्यूट करेगा कंजप्शन के तौर पे, वो चीज़ें कम खरीदेगा तो इकोनॉमी में डिमांड कम होगी। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ गिनी कोफिशिएंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इनइक्वालिटी इंडिकेटर इन द इकोनॉमी। ये इनइक्वालिटी को बताने वाला इंडिकेटर है इकोनॉमी में। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है, इट वेरीज फ्रॉम 0 to 1 वेयर 0 शोज एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी एंड 1 इंडिकेट्स द सिचुएशन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। यानी कि 0 to 1 के बीच में वेरी करता है, जहाँ पे 0 एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी को बताता है और 1 बताता है सिचुएशन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। तीसरा क्या बोल रहा है, इट हैज़ बीन ए हाईली यूजफुल टूल इन अचीविंग परफेक्ट इक्वालिटी इन फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। अब देखिए, हम सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट पे विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट एकदम ही करेक्ट है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड एक स्टेटमेंट है, गिनी कोफिशिएंट इनइक्वालिटी इंडिकेटर होता है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि 0 to 1 के बीच में वेरी करता है। ये यहाँ तक सही है, 0 to 1 के बीच में वेरी करता है, लेकिन आगे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो उल्टी है। यानी 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी और 1 का मतलब होता है एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी, यानी कि ये उल्टा है। थर्ड में क्या बोल रहा है? अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें एक टर्म लिखी हुई है कि परफेक्ट इक्वालिटी जैसी कोई भी चीज़ होती नहीं है रियल वर्ल्ड में, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। तो इस वाले ऑप्शन को तो हम ऐसे ही नकार देंगे कि कोई भी देश वैसे भी परफेक्ट इक्वालिटी पा नहीं सकता, तो ये कैसे एक यूज़फुल टूल हो सकता है कि अचीव करने के लिए परफेक्ट इक्वालिटी में। और वैसे भी ये सिर्फ एक कोफिशिएंट है जो कि कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये कोई इस तरह का टूल नहीं हो सकता जिससे कि परफेक्ट इक्वालिटी या इक्वालिटी
आ सके, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें पूछ रखा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, तो ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है क्योंकि ये उल्टा है, और ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। पहले क्या पूछा है, पहला स्टेटमेंट क्या है, ड्यूअल रेट ऑफ एक्सचेंज इज ए काइंड ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इन ड्यूअल रेट ऑफ एक्सचेंज देयर आर 2 रेट्स ऑफ एक्सचेंज फॉर ए करेंसी। बोल रहा है कि 2 एक्सचेंज रेट होते हैं, वन डेराइव बाय IMF, एक IMF के द्वारा डेराइव किया जाता है और दूसरा उस जो कंट्री होती है उसकी इकोनॉमी के थ्रू। तो हम देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये एक तरह का फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जो कि गलत है। ड्यूअल रेट ऑफ एक्सचेंज जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आता है। इसका मतलब क्या है, ड्यूअल रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर 2 एक्सचेंज रेट होते हैं। एक होता है ऑफिशियल एक्सचेंज रेट जो कि RBI के द्वारा दिया जाता है, यानी कि किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है। दूसरा होता है जो कि मार्केट ड्रिवन होता है, यानी मार्केट के हिसाब से एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है कि कितना रहेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया और फर्स्ट वाला भी गलत हो गया। तो इसमें कौन सा होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से, दोनों ही इनकरेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रखा है। किसके बारे में पूछा है, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के बारे में। हमें पता है हमारी बैलेंस शीट के अंदर 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि करेंसी इज़ अलाउड, इसको अनप्रोहिबिटेड कर लीजिएगा, अनप्रोहिबिटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, यानी कि जो करेंसी है वो किसी भी देश से दूसरे देश में जा सकती है। डॉलर को रुपी में चेंज किया जा सकता है, रुपी को येन में, किसी भी तरह से करंट अकाउंट के अंदर, ये इस स्टेटमेंट में बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि आर्टिकल 8 ऑफ IMF मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मेंबर कंट्री टू अलाउ दिस टू देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज़, यानी ये कहना चाह रहा है कि ये जो फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ये हर देश को ऑब्लिगेटरी है IMF की तरफ से, ये सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि इसका फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब यही होता है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर करेंसी जो है वो अनप्रोहिबिटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कर सके। सेकंड में क्या है, ये जो ऑप्शन है आपका, इसके अंदर एक कैच है। हाँ, IMF के द्वारा एक ऑब्लिगेटरी ये होता है कि आपको कन्वर्टेबिलिटी प्रदान करनी है, लेकिन वो करंट अकाउंट में होता है, ना कि कैपिटल अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट में हर देश को ये मानना पड़ता है कि फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा हुआ है हमसे, तो ओनली 2 इनकरेक्ट है क्योंकि 1 तो सही है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज में इसने कुछ बढ़ोतरी करी होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो